ये जो लिखा हुआ है एक्चुअली में हम पढ़ा लिए, तो ये सब पार्ट क्या हुआ, कट गया है थोड़ा सा, समझ गए। इसलिए हम सबसे पहले स्टार्टिंग में आप पढ़ने के दरमियान देखिएगा कि जहाँ जहाँ पे कटा हुआ है तो वो लिखा हुआ होगा। एक जगह छूटा हुआ होगा, टाइप्स ऑफ वेक्टर कटा हुआ होगा, जिसके नीचे जीरो वेक्टर या यूनिट वेक्टर लिखा हुआ होगा। आपको जब जीरो वेक्टर सॉरी यूनिट वेक्टर जब पढ़ा रहे होंगे तो एक प्रोजेक्शन टाइप का पढ़ा रहे हैं, तो ये उसका फिगर बना हुआ होगा। हाँ, और यहाँ पे लिखा हुआ बी कॉस थीटा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन ए, बी ऑन ए। हाँ, इसके बाद एक नोट में करके लिखा है जहां लिखा हुआ होगा आई जे के आर यूनिट वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। समझ गए, आपको पता चल जाएगा पढ़ने के दरमियान कहाँ कहाँ कटा हुआ है। फिर वेक्टर ए इक्वल टू ये, हाँ तो उसका ये सब निकाले हैं। फिर एक वेक्टर बी इक्वल टू आया होगा, क्वेश्चन के दरमियान ही लगातार क्वेश्चन होगा, तो 4a यूनिट वेक्टर लगाए होंगे, एक कैप लगा दिए होंगे। समझ गए। फिर एक क्वेश्चन लिखा होगा, कहीं छूटा होगा तब कर लीजिएगा कि 4 टाइम्स ये लिखा हुआ। फिर लिखा हुआ प्लेन पढ़ा रहे होंगे, यहाँ कॉपी आपको दिखाए होंगे और वहां पर परपेंडिकुलर कर रहे होंगे, देखिएगा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन। उसके बाद नीचे लिखा होगा लोकलाइज्ड वेक्टर, दे आर फिक्स्ड वेक्टर नॉट शिफ्टेड इन अ स्पेस। तो देखिएगा आपको पढ़ने के दरमियान पता चल जाएगा, सब हल्का हल्का थोड़ा सा कट गया है। समझ गए, वो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग के दरमियान। आइए एक सबसे आखिरी क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, वो भी आपको लिख देते हैं। सबसे आखिरी में क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, वो आपका जो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू, आप लिख लीजिएगा। हाँ देखिए, सबसे आखिरी में क्वेश्चन मिला लीजिएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। समझ रहे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई व्हेन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल। और ए वेक्टर इक्वल टू आपको दिखाई दे देगा क्या लिखा हुआ, और बी वेक्टर इक्वल टू भी क्या है वो आपको लिखा है दे देगा। समझ गए। तो अब हाँ चलिए तो स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग। हाँ, आज सर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, हाँ वेक्टर। हाँ तो सर वेक्टर तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ इसमें हम 3D भी पढ़ने वाले हैं। हाँ, वेक्टर और 3D दोनों अलग अलग चैप्टर पढ़ना पड़ता है। और क्या है कि सर वेक्टर का ही सारा कंसेप्ट क्या होता है 3D में यूज करते हैं। जितना हम लोग वेक्टर में सीखेंगे टोटल इसका कंसेप्ट हम लोग किस में यूज करते हैं 3D में। तो सर आज वेक्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, इससे पहले आपको बता देते हैं कि आपका डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस बहुत अच्छा तरीका समाप्त हो गया। डिटर्मिनेंट तो पूरे तरीका समाप्त कर दिए, बट अभी भी वेक्टर मैट्रिसेस का 3 लेक्चर और अपलोड हमको करना है। हाँ, तो आपको जिस वक्त हम वेक्टर पढ़ाते रहेंगे, हाँ उसी दरमियान आपको बता दिया जाएगा कि वेक्टर का 3 लेक्चर जो भी है 3-4 लेक्चर जो भी अपलोड होगा, सिर्फ प्रॉब्लम रहेगा एडवांस के लिए। तो हम बता देंगे कि प्रॉब्लम ये अपलोड कर दिए, आप लोग पढ़ लीजिए, वेक्टर के दरमियान ही हम बता दिया जाएगा। हाँ, जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट वगैरह पढ़ लेंगे उसके बाद हम 1-2 लेक्चर अपलोड कर देंगे मैट्रिसेस का, तो उसको भी आप क्या कर लीजिएगा कंप्लीट कर लीजिएगा। इससे पहले कि आप लोग अपना एनसीईआरटी एक्सरसाइज विथ मिसलेनियस डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस दोनों समाप्त कर लीजिएगा। क्लियर है। अब बात रही सर सिलेबस का, आपको बता देते हैं कुछ सिलेबस की। सीबीएसई का सिलेबस चेंज हुआ है, समझ। तो उसमें क्या करना है कि कोई चैप्टर को तो नहीं हटाया है, बट कुछ क्या किया, टॉपिक को हटा दिया है। तो अपने को तो पढ़ना है सब कुछ, क्योंकि कंपटीशन में तो सब कुछ पूछा जाएगा। समझ गए, आईएससी में जो हटना रहेगा वो हटेगा। हाँ, कंपटीशन में सब कुछ पूछा जाएगा। तो अपने को पढ़ना सब बहुत अच्छा से, सिर्फ आप क्या कीजिएगा कि आप अपने सिलेबस को देखते हुए एनसीईआरटी में टिक आउट कर दीजिएगा, खास करके सीबीएसई वाले बच्चे। हाँ, एनसीईआरटी में क्या कीजिएगा टिक आउट कर लीजिएगा कि ये क्या हो गया आईएससी में नहीं पूछा जाएगा। तो जिस वक्त आईएससी का तैयारी लास्ट के 15 या 20 दिन में आप रिविजन कीजिएगा एनसीईआरटी को, उस वक्त उस टॉपिक को नहीं पढ़िएगा कि सिर्फ अपने को यहां तक ही पढ़ना है, जिससे कि आईएससी में अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। क्लियर है। अब बात रही सर बच्चा की कि कोई बच्चा है पढ़ रहा है, कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है। हाँ, तो सर आप लोग थोड़ा मन लगा कर पढ़िए। हाँ, इस कोरोना टाइम में पढ़ाया जा रहा है, इतना हम लोग भी बहुत खतरा से बाहर निकल के पढ़ रहे हैं। अब तो घर पे अपना शिफ्ट हो गए, बट थोड़ा मन लगा के पढ़ाई कीजिए आप लोग। हाँ, किसी का कंसंट्रेशन नहीं बन रहा तो आप कंसंट्रेशन बनाओ जी। हाँ, दिन भर तो ही घर पे रहना रहता है। हाँ, आप लोग आराम से घर पे पढ़ सकते हैं, कोई काम रहता नहीं है, आराम से वीडियो लेक्चर को। अब एवरेज बच्चा के लिए और भी ज़्यादा फायदा है कि एक तो रहता है कि जो भाई उसको कितना भी समझा लो पढ़ने वाला ही नहीं है, जो थोड़ा सिंसियर बहुत ज़्यादा, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। बार बार एवरेज बच्चा को पुश करना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा बच्चा जो रहता है वो एवरेज बच्चा ही रहता है। तो जो भी अपना एनडीए का तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स का, जेईई मेंस का तैयारी कर रहे हैं, एडवांस का तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ मेरा कॉपी भी अगर आप अच्छा से क्लियर कर लेते हैं तो सर आप बहुत आगे जा सकते हैं। आप सोच नहीं सकते कि मैट्रिसेस में कितना ज़्यादा पढ़ा है। वो आपका 15 लेक्चर तक का अपलोड है, 3 लेक्चर और अपलोड होगा आपका। तो सोचिए और भी कितना क्वेश्चन करवाया जाएगा। हाँ, जो 15 लेक्चर तक पढ़ लें उनको पता चल गया कि कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं, और 3 लेक्चर और भी अपलोड होने वाला है, और कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन करवाया जा सकता है। तो आप अपने अनुसार से पढ़ लीजिए। जहां पे आईएससी खत्म करना था वहां पे आईएससी खत्म कर दिए। आपको और अगर पढ़ना है और पढ़ना है, जितना प्रॉब्लम से प्रॉब्लम बना सकते हैं हम सब प्रॉब्लम बनाकर आपको सॉल्व कर रहे हैं।
और बात रहा सिलेबस का कि सिलेबस खत्म होगा कि नहीं खत्म हो गया, कब सिलेबस होगा, तो आप चिंता ना करें सर, हम जनवरी तक एंड ऑफ दिसंबर या फर्स्ट वीक जनवरी, हाँ जनवरी तक में भी सारा हम सिलेबस आराम से समाप्त करके देंगे। और सबसे पहले मेरा सिलेबस समाप्त होगा और अच्छा तरीका से समाप्त होगा। आपको हम बता देना चाहते हैं कि पिछला बैच में जो पढ़ाए थे हम डिटरमिनेंट मैट्रिसेस पढ़ाए, तो मेरा एवरेज कॉपी के आसपास में होगा 60 to 70 क्वेश्चन होगा। जबकि इस बार जो डिटरमिनेंट मैट्रिसेस पढ़ाएं, जो ऑनलाइन पढ़ाएं, आप लोग पढ़ रहे होंगे मेरे से कम 130 से 40 क्वेश्चन एक चैप्टर के अंदर करवाएं। उतना डिटरमिनेंट के अंदर करवाएं, उतना ही मैट्रिसेस के अंदर करवाएं। मैट्रिसेस में तो और ज्यादा पढ़ाएं, इससे बेस्ट पढ़ाया ही नहीं जा सकता है। आपका प्रीवियस ईयर 30 ईयर सॉल्व कर दे रहे हैं, इसके बावजूद भी आप मन से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सर कैसे काम चलेगा? आप लोग थोड़ा मन से पढ़ाई करो यार। घर पे देख रहे हो कितना काम वगैरह रहता है, जो फार्मर्स परिवार से बिलोंग कर उसके साथ और दिक्कत है। जो एवरेज बच्चा जो बार बार ये बात को इंतजार करते रहते थे, क्लास में बोलते थे कि इस बार जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो बहुत मन से पढ़ेंगे, तो भैया अब तो ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा, जब चाहो 24 घंटा में जब चाहो लेक्चर पढ़ सकते हो। फिजिक्स भी पढ़ रहे होंगे, केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, हम मैथ का फैकल्टी, मैथ के बारे में बताते हैं कि जब चाहें तब पढ़ सकते हैं आप लेक्चर को। और आपको पता है कि मेरा कॉपी, सिर्फ कॉपी कितना मेरे लिए इंपॉर्टेंट, मेरा कितना कॉपी इंपॉर्टेंट रहता है आपको बहुत अच्छा पता रहता है कि अगर सिर्फ मेरा कॉपी को कवर कर लिया जाए तो कितना बेस्ट है। आपके पास एनडीए का बुक हो, एनडीए का पूरे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, समझ रहे बात को? तब थोड़ा सा मन से पढ़ाई करो या पोटेंशियल के साथ पढ़ाई करो यार, लगे कि कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। समझते ऐसे पढ़ाई चलता है यार, तुम लोग पढ़ता नहीं, कोई पढ़ता है, कोई लेक्चर अपलोड करते हैं, कितना कितना दिन बाद में सब पढ़ते हो आप लोग, लेक्चर पढ़ते हो यार। एवरेज बच्चा पर डे लेक्चर अपलोड करते हैं, पढ़ते पढ़ते चले जाओ। एक आध दिन अगर मिस कर गया तो उसको कवर कर लियो, और कवर करता है थोड़ा कॉपी यार, बार बार पढ़ाई करो, शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। समझ बात को? शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। आपको बार बार क्लास में बताएं कि जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है उसको एक कॉपी में लिख लीजिए, उसी को बार बार बनाइए और इस कदर रिवीजन कीजिए कि आपको इस कदर अपना शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें कि प्रत्येक में मान के चलिए अगर 80 क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं चैप्टर में, एक चैप्टर में 80 क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं। हाँ, रिवीजन करने का तरीका आपको बता रहे हैं, क्योंकि पढ़ाया वो तो बहुत ज्यादा है, तो रिवीजन कैसे किया जा सकता है? मान के चलिए कि 80 क्वेश्चन आप एक कॉपी में क्या करने सेलेक्ट कर लें, सिर्फ कॉपी, मेरा कॉपी जितना पढ़ाया हो उससे 80 क्वेश्चन, उसको इतना बार बना लीजिए कि टोटल याद हो जाए, टोटल कंसेप्ट याद हो जाए। हाँ, और उसी से रिलेटेड कुछ और प्रैक्टिस कर लीजिए। थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक बार अच्छा से पढ़ लीजिए और अच्छा अच्छा क्वेश्चन को क्या कीजिए, सेलेक्ट करके रख लीजिए आप लोग। समझ रहे बात को? और थोड़ा सा मेहनती बनो यार, मेहनती बनो यार, एक्सक्यूज मत बनाओ। कोरोना टाइम चल रहा है, घर पे इतना सब कुछ अगर फैसिलिटी, घर पे पढ़ने का मौका मिल रहा तो फिर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? आपका मैथ चल रहा, आपका फिजिक्स चल रहा, आपका केमिस्ट्री चल रहा, और सारा सिलेबस यार बहुत अच्छे तरीका से हम समाप्त करेंगे, बहुत अच्छे तरीका से, बेस्ट तरीका से समाप्त करेंगे। इवेंट की क्लास से ज्यादा बेस्ट तरीका से हम पढ़ाएंगे। और मेरा बात रहा लेक्चर का, कोई भी चैनल पे, आप चैनल पढ़ते ही होंगे, आप बैठते हैं घर पे यूट्यूब पर देखते ही रहते होंगे, जितना मेरा क्वेश्चन करवाया रहता जीरो लेवल से बिल्कुल एडवांस लेवल तक, वो भी कैसा एडवांस का तैयारी करवाया जाता है, वो मेरा लेक्चर से पता चलता है कि किस कदर एडवांस का तैयारी किया जाता है। जो हमसे 15 लेक्चर सिर्फ मैट्रिसेस का पढ़ चुके हैं, जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं कि आपको समझ में नहीं है। जो बच्चा अपने आप को कमजोर मानता है, बिल्कुल गिरा हुआ बच्चा, उसको भी मेरा लेक्चर समझ में आ सकता है जी। तो फिर पढ़ने में क्या जाता है यार, पढ़ाई करो मन से। हाँ, क्यों नहीं पढ़ाई करते हैं आप लोग? तो सर इतना मेहनत कर रहे हैं, कोरोना घर पे रहते हैं यार, जितना मेहनत करिए यार, मेहनत पर मेहनत करते हैं, जो घर पे सारा फैसिलिटी मिल रहा, ये तो अच्छा है। कोरोना आपके लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। हम अब बात रहा कि हम लोग बेसिक मैथ भी पढ़ने वाले हैं, कि आपका जब वेक्टर 3D के बाद हम आपका फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें क्या हुआ कि बेसिक मैथ का बहुत जरूरत है। बहुत सारा बच्चा नहीं पढ़ा है, हमको लगता है 50% आसपास बच्चा जो है नहीं पढ़ा है बेसिक में। बेसिक मैथ भी उतना ही डिटेल पढ़ाने वाले हैं जितना हम क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अच्छा बात है, आपका ये बेनिफिट का बात है। ऑनलाइन सब कुछ बहुत अच्छा तरीका से खत्म करेंगे, और इवन आपका हम 11th का रिवीजन भी करेंगे जब भी क्लास खुलेगा। 2000 हम तो 2020 को मान ही नहीं रहे हैं, 2020 को तो डिलीट ही करके चल रहे हैं, लेकिन जब भी क्लास खुलेगा तो गवर्नमेंट हम लोग को 3, 4, 5 महीना पढ़ने का तो जरूर मौका देगा क्लास में, सरकार के अनुसार से। ऐसा थोड़ी है कि एग्जाम में ये लॉकडाउन खुलेगा और क्लास स्टार्ट हो जाएगा, सभी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है। हम लोग अच्छा तरीका से सब कुछ पढ़ेंगे, और 11th का रिवीजन भी करेंगे। जो बच्चा सिंसियर रहेंगे, जो सिर्फ आईएससी पढ़ना चाहता है, आईएससी तक लेवल आप एनसीईआरटी कवर कर लो अच्छे तरीका से। ऐसा थोड़ी है कि हम बोल रहे सारा लेक्चर सब पढ़ो। जो जिसको अपना एक गोल तैयार कर लीजिए कि नहीं, अपने को एनडीए करना है, अपने को एयरफोर्स करना है, अपने को जेई मेंस करना है, अपने को एडवांस करना है, अपने को एग्रीकल्चर करना है, आप अपना गोल तैयार कर लो बेटा, उसके अनुसार मेहनत में लग जाओ यार। इतना मेहनत करो यार कि भगवान को झुकना पड़ जाए। कोरोना क्या हरा सकता है? हम कोरोना को हम हरा चुके हैं। आप घर पे सेफ हो, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। मेरे अनुसार तो कोरोना हार गया है, क्योंकि हम सारा काम करें, हमको पढ़ाने में मन लगता है, हम पढ़ा भी रहे हैं।
घर पे अपना घर पे अब आ गए हैं। पहले तो नवादा में थे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, अब तो अपना घर पे ही शिफ्ट कर गए हम, अब तो कोई दिक्कत भी नहीं है हमको। तो मेरे अनुसार तो हम कोरोना को हरा चुके हैं। कोरोना क्या करेगा यार, कोरोना हम लोग पॉजिटिव लेकर चलना है कि कितना ज़्यादा हमको बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ा, मेरा जितना इच्छा है उतना पढ़ा रहे हैं, जितना मेरे पास 100% अपना दे रहे हैं, जितना मेरे पास नॉलेज है सब कुछ। इतना तो ऑफलाइन में भी हम नहीं पढ़ा पाते थे जितना ऑनलाइन में लेक्चरों को हम जितना ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो अपने पास अच्छा मौका है यार, इससे बेस्ट मौका आपको नहीं मिल सकता है। कोरोना किन्हीं को लग रहा हो कि नहीं खराब है, अरे आपके लिए जो बच्चा पढ़ रहा है घर पे, आपको इतना अच्छा से समझा कर सब कुछ हो रहा है, थोड़ा सा मानते हैं कि मेरा क्वालिटी खराब हो सकता है, आप तो वो भी बेस्ट कर लिए, माइक तक लेते आ गए हैं। अरे हम अपना क्वालिटी को अच्छा करते जा रहे हैं। आप देखे होंगे डिटर्मिनेंट जब फर्स्ट 2-3-4 लेक्चर गया होगा तो आपके पास खराब क्वालिटी गया होगा, अब ऐसा आ चुका है कि मानते हैं अभी भी मेरे तरफ से बेस्ट नहीं है, उतना आप नहीं कर सकते हैं फिलहाल, क्योंकि कुछ है नहीं हमारे पास सिस्टम। जितना भी हो रहा है आप लोग के लिए, इतना मेहनत कर रहे हैं, दिन रात बराबर कर रहे हैं, इतना सीट तैयार कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब क्वेश्चन करवा रहे हैं, हर एक एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको करवा दे रहे हैं, इसके बावजूद भी अपने लोग नहीं पढ़ाई करिएगा तो कैसे काम चलेगा सर। यार अपना गोल एक तैयार करो कि इसको तो करना ही करना है। आप बार बार इंतजार करते थे, अब चैप्टर स्टार्ट होगा, नया चैप्टर स्टार्ट होगा, अब यार जब जब चाहे तब पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत रहता है कॉल करके पूछें। हाँ, अब कोई कोई बच्चा जो हमसे पूछता है, हाँ, कि कॉल करके पूछता है, मैसेज करके पूछता है, यार कितना खुशी होता है तुम लोग नहीं जानते हो कि हमको कितना ज़्यादा खुशी होता है कि कोई बच्चा हमको कॉल करके पूछता है कि सर ये कैसे होगा। इससे पता चलता है कि बच्चा लोग पढ़ाई कर रहा है, बहुत सारे बच्चा पढ़ाई कर रहा है, बट अभी भी बहुत सारा बच्चा है जो सिर्फ बकवास करने में लगा हुआ रहता है, ग्रुप पर भी बकवास बकवास करते रहेगा। यार पढ़ाई करो यार, पढ़ने के लिए आओ, पढ़ाई करो मन से। समझ यार क्या करोगे यार, नहीं पढ़ाई करें तो क्या करना है आप लोग को। यार पढ़ाई करो घर पे आराम से बैठ कर यार। और एक बात और, हाँ, कि आप लोग जब लेक्चर को पढ़ते हैं तो लाइक जरूर कर दें सर, हाँ जरूर से जरूर लाइक कर दें, थोड़ा मेहनत करके पढ़ाई करो यार, तेरे लिए पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाने में कोई बेनिफिट है नहीं हमको तो कोई बेनिफिट नहीं, फिर भी आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं सर, तो मन से पढ़ाई किया कीजिए आप लोग। और लाइक और सब्सक्राइब सर, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को, हाँ, और लाइक तो जरूर करें सर, जब भी लेक्चर पढ़ते हैं तो लाइक कर दें। हम तो कभी ज़्यादा बोलते भी नहीं सर, लेकिन लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें सर, इसी से भी ज़्यादा इनर्जेटिक होते हैं। जब देखते हैं कि लाइक बहुत ज़्यादा आ गया, व्यू ज़्यादा आ गया, सब्सक्राइबर ज़्यादा होते जा रहा है, इसी से खुशी मिलता है सर, तो और पढ़ाने का मन करता है। आप लोग का कमेंट आता है, अच्छा कमेंट आता है, आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ भी पूछते हैं कि सर ये कैसे किए, वो कैसे किए, बहुत सारा लड़का फ़ोन करके पूछते हैं, और भी बहुत बच्चा है जो फ़ोन करके पूछते रहता है कि सर ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। सर बहुत खुशी होता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, समझ गए, आप लोग कमेंट देखते हैं, तो थोड़ा यार पोटेंशियल लगा के पढ़ाई कीजिए सर, ऐसे बहानाबाजी मत कीजिए। हम बार बार ज़्यादा नहीं बोलते, आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करें। और आपको और भी बता देते हैं कि आपका डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, हाँ, उससे आपका जेई मेंस एडवांस में मिलाकर आपका जेई मेंस में 3 क्वेश्चन पूछ देगा, और एडवांस में भी 3 से 4 क्वेश्चन डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस से रहता ही रहता है। आपका बात आता है वेक्टर 3D, आपका जितना अच्छा वेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपका 3D अच्छा रहेगा। तो इससे भी आपका 3 क्वेश्चन जेई मेंस पूछता है, हाँ, ये जेई मेंस वाला बात आ गया, और 4 से 5 क्वेश्चन आपका एडवांस पूछेगा वेक्टर और 3D से, 4-5 इवन तो 6-6, 7-7 तक पूछ रखा है वेक्टर 3D से क्वेश्चन। समझ, इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझ रहे बात को। तो चलिए सर अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब फिर से बोलते हैं सर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हर एक लेक्चर पढ़ते हैं तो लाइक जरूर एक बार कर दें, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब सब यार। अब थोड़ी अपना सर्कल में तो यार 15-20 सब्सक्राइब करवा ही सकते हो यार, तुम लोग अभी सर्कल अच्छा है, सब गाँव बाहर से भी गाँव आ गया है यार, सब्सक्राइब करवाओ ज़्यादा से ज़्यादा यार, सर खुशी होता है सर, बहुत मन खुश होता है जब सब्सक्राइबर बढ़ता है, तो यही तो अभी एनर्जी देता है सर पढ़ाने में, आपका लाइक ज़्यादा आता है, व्यू ज़्यादा आता है। तो हाँ, तो इन चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना मज़ा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर, समझ गए। तो चलिए सर अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। हाँ सर, अब देखिए वेक्टर स्टार्ट करें। हाँ, समझते हैं कि आप तो फिजिक्स के अंदर भी कुछ कुछ वेक्टर पढ़ रखे होंगे, हाँ, तब समझते हैं आखिरकार कि सबसे पहले कि वेक्टर क्या होता है, समझ रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं क्या वेक्टर क्या होता है, क्या कि वेक्टर क्या होता है। तो सर एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जो 2 तरह का होता है, एक होता है आपका स्केलर क्वांटिटी, एक क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है कि जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मास हो गया, केजी हो गया, हाँ, ये सब क्या करता है, सिर्फ आपका स्केलर क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, अपना मैग्नीट्यूड को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो वेक्टर क्वांटिटी है। सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं कि वेक्टर क्या होता है। जैसे सर आपको अगर कोई पूछा जाए कि यहाँ से पटना कितना दूर है,
हाँ, या आपको पटना जाना है तो कैसे जाना है। तो कोई आप बंदा किसी से पूछिएगा, वो बोलेगा कि यहां से 50 किलोमीटर है, समझ गए। तो आप अब सोचिएगा, वो बंदा तो आपको 50 किलोमीटर बोलकर चला गया, तो अब आपको क्या सोचना है कि कोई अगर बोलता है कि 50 किलोमीटर जाना है, अब आपका डायरेक्शन आपको नहीं पता है कि किस डायरेक्शन में 50 किलोमीटर जाना है। तो इसमें क्या हुआ कि वो बंदा जो था आपको सिर्फ बताया क्या कि 50 किलोमीटर जाना है, तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। वही अगर किसी और से पूछते हैं, वो बोलता है कि 50 किलोमीटर अपने को ईस्ट या वेस्ट जाना है, तो इसके मतलब क्या, वो मैग्नीट्यूड तो बताया ही, साथ ही साथ वो क्या हुआ, अपना एक डायरेक्शन भी बताता है। तो जिस भी चीज में अगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आ जाता है तो उस क्वांटिटी को बोला जाता है क्या, वेक्टर क्वांटिटी। तो वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम कि अ क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कॉल्ड वेक्टर एंड इट इज ऑल्सो फॉलो द ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। हाँ सर, तो ये जो टॉपिक है अपने को ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम, ये आगे के लेक्चर में हम लोग कल देखेंगे हम कि क्या होता है। इससे पहले तो अब क्या सीख लिया कि वेक्टर का जो डिफिनेशन होता है वो क्या होता है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और जिसके पास डायरेक्शन हो उसको क्या बोल रखेंगे हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा वो हर एक चीज को क्या बोला जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी बोला जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है, समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि बचपन से तो इतना ही वेक्टर पढ़ते आ गए हैं कि कॉल्ड वेक्टर, यहां तक जो क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। बट अब नया चीज क्या जुड़ गया कि हम लोग को ट्रायंगल लॉ भी फॉलो करना चाहिए और साथ ही साथ क्या चाहिए, पैरेललोग्राम लॉ भी क्या करना चाहिए, ये होना चाहिए। जैसे हम लोग एंगल जब भी मेजर करते हैं क्या करते हैं, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या 40 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे ही तो मेजर करते हैं। तो उसमें क्या रहता है, आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको क्या बताता है, डायरेक्शन भी बताता है। तो क्या उसको वेक्टर क्वांटिटी बोला जाएगा, नहीं बोला जाता है। जैसे आपको दिखाते हैं कि मान के चलिए कि ये है, यहां से ये क्या कर दिए, मान चलिए 30 डिग्री रोटेट कर दिए एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या हुआ, 30 डिग्री जो आपका ये बता रहा है वो क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड, और एंटी क्लॉकवाइज जो कर रहे हैं वो क्या है, डायरेक्शन, समझ गए। तो क्या इसको वेक्टर बोला जाएगा, नहीं, इसको वेक्टर नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो नहीं किया। इसी तरह और भी आपको बताते हैं कि मान के चलिए कि करंट हम लोग जानते हैं कि मान के चलिए इधर से आया 3 एम्पियर करंट और इस तरफ से गया 4 एम्पियर करंट, तो यहां कितना पास करेगा, ऑब्वियस बात है क्या, 7 एम्पियर। तो इसके पास क्या, इसके पास देखिए डायरेक्शन भी है, हाँ, कि इस डायरेक्शन में क्या कर रहा, अपना करंट क्या कर रहा, फॉलो कर रहा, और कितना रहा, 7 एम्पियर जा रहा था। क्या मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताया था, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा करंट, नहीं, ये भी नहीं होगा करंट। क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो या पैरेललोग्राम को फॉलो नहीं कर रहा। तो आपका डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ वो क्वांटिटी वेक्टर लॉ और ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम को ही फॉलो करता है, उसी को बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो याद क्या रखना है कि अ क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कॉल्ड वेक्टर एंड आल्सो इट इज फॉलो ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे कि क्या होता है, समझ गए। अच्छा, इसको जो रिप्रेजेंट किया जाएगा वो छोटू वाला ए वेक्टर है, जो ऊपर का एरो दिया है, हाँ, इसको क्या बोला जाता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ये समझ गए। अच्छा, एनी वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। हाँ, कोई भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को हम क्या बोल रखते हैं कि वेक्टर उसको बोला जाता है, कोई भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को। जैसे स्पेस में मान के चलिए कोई भी 2 पॉइंट को क्या करते हैं, प्लेन पर ही, हाँ, प्लेन पर कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, हाँ, तो ये अपना क्या कर देता है, एक वेक्टर बॉल हो जाएगा। हाँ, तो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को हम क्या बोल रखेंगे, वेक्टर बोलेंगे। क्लियर है, कभी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो हमेशा एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मिलेगा। हाँ, अब वो क्या देगा, वेक्टर को क्या करता है, शो करता है। अच्छा, अगर ये वेक्टर ए पॉइंट मानते हैं, ये बी पॉइंट, हाँ, 2 पॉइंट को ज्वाइन किया तो क्या बन गया, अपना एक वेक्टर बन गया। तो जो इसको रहता है इसको बोला जाता है इनिशियल पॉइंट या टेल बोला जाता है। हाँ, इनिशियल पॉइंट या क्या बोला जाएगा, टेल। और जो जहां पर हम लोग फाइनल पहुंच जाते हैं, जहां पे हम लोग क्या होता है, फाइनल पहुंच जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, टर्मिनल पॉइंट या यहां पे हेड होगा। हाँ, इस यहां पे हेड होगा, टेल तो स्टार्टिंग में, ये क्या हो गया अपना हेड। अच्छा, ये अपना हो गया ए बी वेक्टर हो गया, समझ गए, क्या हो गया ए बी। अच्छा, इसके साथ अगर मॉडुलस लगा देते हैं, ए बी वेक्टर के साथ ही क्या लगा देते हैं, मॉडुलस लगा देते हैं, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, लेंथ को रिप्रेजेंट करता है कि इसका ए बी से लेंथ कितना है। तो ये मॉड लगने के साथ क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। सर इतना नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, तो हम लोग अब समझ गए कि वेक्टर क्या होता है, हाँ, समझ चुके हैं। अब समझते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है। टाइप्स ऑफ पहला में हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग पढ़े होंगे नल मैट्रिसेस, हाँ, या जीरो मैट्रिसेस। हाँ, तो वो भी क्या होता है कि अब समझते हैं कि अब, अच्छा, अब जो समझते हैं इसी तरह क्या होता है, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर।
तो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर उसको बोला जाता है कि जिसका टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, उसी को बोला जाता है जीरो पॉइंट। हाँ, यानी टर्मिनल पॉइंट भी यही हो जाए और इनिशियल पॉइंट भी वही थी। तो ये क्या हो गया, डॉट हो गया, तो इसके मतलब इसका कुछ मैग्नीट्यूड तो हुआ ही नहीं। अच्छा, जब इसका मैग्नीट्यूड हुआ ही नहीं, इनिशियल पॉइंट भी वही है और डायरेक्शन पॉइंट सॉरी टर्मिनल पॉइंट भी वही है, तो इसका मतलब इसका कुछ डायरेक्शन हुआ, कुछ डायरेक्शन नहीं हुआ, किस डायरेक्शन में मूव किया पता ही नहीं। तो इस टाइप को वेक्टर को क्या बोला जाता है, जीरो वेक्टर। अच्छा, जीरो वेक्टर हम लोग पढ़ते क्यों हैं, समझ गए बात को। अच्छा, इधर जीरो वेक्टर को हम लोग पढ़ते क्यों हैं, जीरो वेक्टर को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं, जैसे मान के चलिए क्या करते हैं, किसी बॉल को आप क्या करते हैं, उछालते हैं, समझ गए, किसी बॉल को क्या किए, उछालें, तो वो क्या कुछ मैग्नीट्यूड तय किया होगा, अब फिर उसी हाइट से क्या आता है, नीचे आता है। तो इसके मतलब क्या हुआ कि उसका गया कुछ डायरेक्शन किया, हाँ ऊपर गया और फिर नीचे आया, तो इसके मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। हाँ, तो इस टाइप को वेक्टर को रिप्रेजेंट देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपना क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, जबकि डिस्टेंस क्या होता है अपना स्केलर क्वांटिटी होता है। जैसे एक रूम के अंदर ले लीजिए, हम क्या करते हैं, ऐसे गए और क्या किए, ऐसे गए, तो क्या हुआ कि कुछ ऐसे डिस्टेंस कवर किया, एक फिक्स्ड डायरेक्शन में। डिस्टेंस क्या होता है, एक फिक्स्ड डायरेक्शन में नहीं जाता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक फिक्स्ड डायरेक्शन में जाता है। डिस्प्लेसमेंट का भी डिफिनेशन क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। जबकि डिस्टेंस टेढ़ा मेढ़ा पे होकर भी क्या हो जाता है, डिस्टेंस। जैसे डिस्टेंस तो कवर किया, आप बॉल को ऊपर भेजें, ऊपर का डायरेक्शन गया, फिर नीचे का डायरेक्शन में आया, एक डायरेक्शन उसका फिक्स नहीं रहा, समझ गए, इसलिए वो क्या हो जाता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर जिसका मैग्नीट्यूड क्या, वो डिस्टेंस तो कवर किया, लेकिन फिर भी उसका ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। इसलिए डिस्प्लेसमेंट को क्या किया गया कि वेक्टर क्वांटिटी में दिया गया, और इस टाइप को वेक्टर को जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको क्या नाम दे दिया, जीरो वेक्टर नाम दे दिया हम। इसमें आप एग्जांपल में कुछ और लिखिएगा, इस बात इधर समझा देते हैं कि मान के चलिए क्या हो कि ए वेक्टर है, समझ गए, और डॉट लगा देते हैं बी वेक्टर। हाँ, फिजिक्स में हल्का फल्का तो पढ़े ही होंगे। हाँ, ए डॉट बी इक्वल टू कर देते हैं जीरो, या ए क्रॉस बी इक्वल टू कर देते हैं क्या, जीरो। अच्छा, जिस वक्त मैट्रिसेस के अंदर जीरो आ रहा होगा, जिस वक्त मैट्रिसेस के अंदर जीरो आ रहा होगा, तो उस वक्त बोलते हैं कि जीरो नहीं है, जीरो मैट्रिसेस है। हाँ, जिसको नल वेक्टर सबके अंदर जीरो 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 लगा देते थे मैट्रिसेस के अंदर करके। तो ए डॉट बी क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी, इसका जो आउटपुट होता है वो भी क्या आता है, स्केलर आएगा। तो ये रियल वाला जीरो है, अलजेब्रिक वाला जीरो है, जबकि ए क्रॉस बी जीरो नहीं है, ये क्या है, जीरो वेक्टर है, समझ गए। तो दो डॉट का जीरो होने का मतलब क्या होता है कि ए परपेंडिकुलर टू बी, जब आगे पढ़िएगा तब पता चल जाएगा क्या होता है, ए परपेंडिकुलर टू बी, दो डॉट का जीरो होने का मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर टू बी होता है। हाँ, तो ए डॉट बी ये स्केलर है, ये सिर्फ जीरो है, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो सिर्फ जीरो है, जबकि ए क्रॉस बी जीरो नहीं है, ये जीरो बोलना गलत है, ये जीरो वेक्टर है। हाँ, जब स्केलर और ये पढ़ लेंगे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, तब पता चल जाएगा कि क्रॉस वाला क्या होता है, वेक्टर होता है। अच्छा, ये देखिए सर आपका हम सफर है, हाँ जिंदगी भर काम देने वाली है ये इसका अपना हम सफर बना लीजिए, समझ गए, धोखा नहीं देने वाली है ये। ऐसे तो धोखा बहुत मिलता होगा आप लोग को, हाँ आप लोग जिस स्टेज में बहुत धोखा मिलता होगा, ये धोखा नहीं देगा। हाँ, ये पूरे वेक्टर इस पर डिपेंड करता है, यूनिट वेक्टर पे, समझ गए। तो अब क्या होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है, उसको तो जीरो वेक्टर बोल दिया गया। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन होता है, उसको क्या बोला जाता है, यूनिट वेक्टर, समझ गए। और यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है, जो गिवन वेक्टर का डायरेक्शन होता है, वही और क्या होता है, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होता है। अच्छा, गिवन वेक्टर थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा होगा। हाँ, तो आप धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते चाहिए, आपको फील हो जाएगा कि यूनिट वेक्टर का क्या इंपॉर्टेंट रोल है और यूनिट वेक्टर क्या होता है, समझ गए। तो क्या लिखा हुआ, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वन, मैग्नीट्यूड इसका क्या होना चाहिए, वन, एंड डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इज सेम एज द गिवन वेक्टर। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि मान चलिए ए बी वेक्टर भी बनाए थे ना समझाने के लिए, तो ए बी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, वन, तो उसको बोला जाता है यूनिट वेक्टर। और जो यूनिट वेक्टर होता है, कोई मान के चलिए वेक्टर दे रखा है कि हर एक वेक्टर के रिस्पेक्ट में क्या निकलता है, यूनिट वेक्टर निकलता है। हाँ, तो उसका मैग्नीट्यूड को क्या कर सकते हैं, वन बना देते हैं। हम लोग सीखेंगे कैसे कैसे वन बनेगा। हाँ, मैग्नीट्यूड का क्या करेंगे, उसका वन बना देंगे, और डायरेक्शन गिवन वेक्टर का ही क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। जैसे देखिए, और इसको इट इज डोनेटेड एज ए कैप बी कैप सी कैप, इसके मतलब क्या पढ़ा जाता है, इसको कैप पढ़ा जाता है। वेक्टर को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ए वेक्टर, हाँ जब इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो ए कैप लगा देंगे, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए यहां पर, हाँ इट इज रिप्रेजेंटेड डायरेक्शन ऑफ, हाँ यूनिट वेक्टर हम लोग क्यों पढ़ते हैं,
जी अभी आप पता है कि जीरो वेक्टर क्यों पढ़ते हैं कि बहुत सारा वेक्टर क्या होता है कि उसका डिस्टेंस तो बहुत होता है बट उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, इसलिए उसका नाम दे दिए जीरो वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर आखिरकार ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि हम लोग यूनिट वेक्टर पढ़ते हैं? तो यूनिट वेक्टर इसलिए पढ़ते हैं कि हम कोई भी वेक्टर का नाम लिखना चाहते हैं, तो कोई भी वेक्टर का नाम लिखने के लिए अपने को मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ता है और क्या जरूरत पड़ता है, डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है। तो चलिए मैग्नीट्यूड तो आपको कोई बोल देगा कि अच्छा बताओ कि ये लाइन का मैग्नीट्यूड है 5 मीटर, तो बताओ इसका वेक्टर क्या होगा? तो 5 मीटर आप तो मैग्नीट्यूड बता दिए, बट डायरेक्शन कौन बताएगा? तो कभी भी अगर आपको डायरेक्शन का जरूरत पड़ेगा, आप जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको पूरी तरह से फील होगा हाँ कि यूनिट वेक्टर सही कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यूनिट वेक्टर। तो कोई भी किसी भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को, हाँ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को उसका अगर डायरेक्शन देने का बारी आ गया तो हम वहां पे किसको लाते हैं पकड़कर? यूनिट वेक्टर को निकालते हैं। तो हम लोग और अभी सीखेंगे आज ही के दिन कि यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है। समझ गए? यूनिट वेक्टर किस लिए आता है? डायरेक्शन को देने के लिए कौन आता है? यूनिट वेक्टर आता है। तो वही यहां लिख रखे हैं क्या कि ए कैप इज रिप्रेजेंटेड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अच्छा अब देखिए एक बहुत खूबसूरत एग्जांपल समझते हैं, बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल है। एक एग्जांपल कि मान चलिए ए बी हमारा क्या है? वेक्टर है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 यूनिट है। समझ गए? इसका मैग्नीट्यूड कितना मान लिए, लेट ए बी का मैग्नीट्यूड क्या है 5, इसका मतलब इसका डिस्टेंस कितना है 5, इसका लेंथ 5 मीटर का है। इसको क्या करते हैं 5-5 टुकड़ा हम लोग क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। समझ गए? अच्छा ए बी जो वेक्टर इसका नाम देते हैं कि इस कदर है ए वेक्टर बराबर है, बस नाम दे दिए ए वेक्टर का क्या है ए बी नाम दे दिया। ए बी, ए और बी क्या है पॉइंट है, ए वेक्टर इसका क्या कर दिया नाम दे दिया, यानी सिंपली ये जो वेक्टर का नाम लिखा हुआ वो ए वेक्टर है। समझ गए? अच्छा से लिख देते हैं ये क्या है ए वेक्टर है। तो इसको क्या करते हैं 5 इक्वल टुकड़ा में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, 1 2 3, सॉरी नहीं हो पाए, हाँ और बढ़ा देते हैं आगे, तो क्या हो जाएगा 5। अब हो गया 5 हो गया जी, 1 2 3 4 5। हाँ और ये 5 जो है एक एक यूनिट का है, ये टोटल कितना है 5 यूनिट का है। इसको 5 टुकड़ा कर दिया और इक्वल पार्ट में टुकड़ा किए, तो ये सब कितना 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, ये भी क्या है 1 यूनिट का है। इसके मतलब क्या हुआ कि अच्छा अगर ये 1 यूनिट का कहते यही यूनिट वेक्टर है, तो बिल्कुल सर यही हमारा यूनिट वेक्टर है। समझ गए? यही हमारा क्या है यूनिट वेक्टर है। तो इसका इतना दूर क्या हो गया, इसका 1 यूनिट का हो गया। समझ गए? ये कितना दूर का हो गया 1 यूनिट का। तो ये हमारा अलग अलग क्या है यूनिट वेक्टर है। अब देखिए इसका नामांकन कैसे करते हैं, हाँ ये समझ में आ गया। हम मान के चलिए कि ये पूरे ये ए से लेकर बी तक का वेक्टर का नाम क्या है ए वेक्टर। हाँ हम क्या लिखना चाहते हैं, बस इतना दूर वेक्टर का नाम लिखना चाहते हैं, बस इतना दूर वेक्टर का नाम लिखना चाहते हैं। समझ गए बात को? सिर्फ इतना दूर का नाम लिखना चाहते हैं। तो इतना दूर का नाम इस वेक्टर का नाम लिखने के लिए इसका मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ेगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया बाबू 2, इसका मैग्नीट्यूड कितना 1 1 2। तो चलिए इस वेक्टर का देखिए कैसे नाम लिखते हैं कि किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है। तो इतना दूर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया 2 हो गया। अब क्या, अब वेक्टर हो गया क्या, नहीं, अब क्या पड़ेगा डायरेक्शन का जरूरत पड़ेगा। तो डायरेक्शन कौन देगा, डायरेक्शन को देने के लिए यूनिट वेक्टर को पकड़ कर लाते हैं। तो हम बोले थे कि किसी भी यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए अपना गिवन वेक्टर का डायरेक्शन लेता है। तो इसका गिवन वेक्टर कौन है बेटा ए वेक्टर। तो इसका क्या करेंगे यूनिट वेक्टर लिखेंगे। तो यूनिट ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा ए कैप। समझ गए? तो ये वेक्टर का यहां से यहां तक का वेक्टर का नाम हो गया 2a कैप। 2 इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और अच्छा इसी तरह मान चलिए हम यहां तक का वेक्टर का नाम लिखना चाहते हैं, यहां तक का, तो यहां कितना हो जाएगा 3 यूनिट, तो 3a कैप लगा देंगे। हम मान चलिए इस वेक्टर का नाम लिखना चाहते हैं, इस वेक्टर का, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, तो 1 तो ऐसे कुछ नहीं लिखा हो तो 1 तो रहता है। तो सिंपल इसको क्या बोलेंगे कि तुम a कैप है। समझ गए? और सब अपने आप में क्या है a कैप है। ये पूरी तरह से क्लियर हो गया। और भी आपको एक अच्छा एग्जाम्पल से समझाते हैं, कोशिश करते हैं समझाने का। हाँ सर देखिए एक को एग्जाम्पल समझाते हैं कि क्या होता है। कि मान के चलिए अपना ये क्या है ए वेक्टर है। समझ गए? अपना क्या है ये ए वेक्टर ले लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं अपना बी वेक्टर मान लेते हैं। क्लियर है? अब इसका हम प्रोजेक्शन निकालते हैं, हाँ, या कंपोनेंट तोड़ते हैं। आपको सिखाएंगे प्रोजेक्शन कैसे होता है आगे के लेक्चर में। हाँ अब इसका प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है परछाई। हाँ आप चलते हैं तो परछाई कैसे बनेगा, यूं मान चलिए यहाँ बल्ब जलना स्टार्ट हो गया तो क्या हो गया, इसका बी वेक्टर का ए पर परछाई बनेगा। अब परछाई कैसा बनता है परपेंडिकुलर।
हाँ आप देखते हैं चलते होंगे तो आपका परछाई हमेशा आपका 90 डिग्री बनाता है। आप और अपने परछाई के बीच में एंगल कितना बनता है 90 डिग्री का। हाँ तो मान के चलिए ये वेक्टर का परछाई का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर अगर 90 डिग्री बन गया तो बस इतना ही दूर का अपने इतना ही दूर क्या बना परछाई बना। तो इसका हम वेक्टर का नाम लिखना चाहते हैं। हाँ तो किसी का भी आपको बताए होंगे कि किसी का भी प्रोजेक्शन आता है तो ये क्या यहाँ पर मान चलते क्या है अपना थीटा है, समझ गए। तो ये जब इसके कंपोनेंट टूटेगा क्या बनेगा बी कॉस थीटा, इसका क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी और क्या बनेगा कॉस थीटा। तो यहां से लेकर यहां तक का ये डिस्टेंस हो गया बी कॉस थीटा, समझ गए। यहां से यहां तक का क्या हो गया मैग्नीट्यूड हो गया बी कॉस थीटा। अब पूछना है कि इसका वेक्टर क्या होगा, समझ गए। इसका प्रोजेक्शन ये टूटा, हाँ तो इसका वेक्टर क्या होगा। तो इतना दूर का तो मैग्नीट्यूड हो गया कि बी कॉस थीटा, हाँ ये किसको शो किया मैग्नीट्यूड को। अब पूछ रहा है इसका वेक्टर क्या होगा। तो जो गिवन वेक्टर का डायरेक्शन है हाँ वही इसका भी डायरेक्शन होगा। और डायरेक्शन देने के लिए कौन आएगा, हाँ डायरेक्शन देने के लिए कौन आएगा, हाँ एक कैप आ जाएगा। तो इसका क्या नाम दे देंगे, अगर एक कैप दे दिए, हाँ एक कैप दे दिए तो ये अपना क्या बन गया वेक्टर बन गया। हाँ तो ये जो था ये क्या था, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड था, समझ गए। ये क्या था मैग्नीट्यूड था और ये किसको शो कर रहा डायरेक्शन को शो कर रहा। हाँ ये क्या कर रहा, तो जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आ जाएगा वो क्या बन जाएगा वेक्टर बन जाएगा था। तो ये क्या है कि रिलेशन बिटवीन, हाँ इसको लिख लेते हैं रिलेशन बिटवीन प्रोजेक्शन एंड यूनिट वेक्टर। हाँ क्या है वेक्टर। तो ये समझ गए सर कैसे लिखा जाता है। अच्छा प्रोजेक्शन जो हुआ है इसके मतलब क्या लिख देते हैं आपको कि ये क्या होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ, इसके मतलब क्या हो गया कि प्रोजेक्शन मतलब क्या हुआ किसका परछाई बन रहा। हाँ तो वेक्टर बी का परछाई बन रहा तो क्या हो गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर क्या हो जाएगा ए, चाहे सिंपल ए लिख दो, हाँ ऑन वेक्टर ए प्रोजेक्शन हो गया। और ये सिर्फ क्या करता है मैग्नीट्यूड को शो करता है, समझ गए। अगर इसका परछाई इस पे बनता ए का परछाई क्या बनता प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी तो क्या हो जाता मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस्ट बीटा हो जाए, हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। हाँ और वेक्टर अपना बी का ले लेता डायरेक्शन। ये क्लियर है यहां तक का। अच्छा यानी कि किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए क्या चीज का जरूरत पड़ता है मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन का, समझ रहे हैं। किसी भी मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है। तो मान के चलिए हम कोई वेक्टर लिखना चाहते हैं, समझ गए कोई वेक्टर लिखना चाहते हैं, वो वेक्टर लिखना चाहते हैं वेक्टर ए, बस ऐसे ही लिखना चाहते हैं वेक्टर ए क्या करना चाहते हैं लिखना चाहते हैं। आप समझते हैं कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं कि कोई वेक्टर, तो इसके मतलब क्या हुआ कि इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड शो करने के लिए हम ऐसे शो करते हैं, ऐसे करते हैं मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर फुलफिल कब होगा जब इसका मैग्नीट्यूड और इसी का डायरेक्शन। तो डायरेक्शन देने के लिए एक कैप लगा लें। एक वेक्टर को लिखने के लिए ये क्या किया, ये मैग्नीट्यूड को शो किया, ये क्या किया मैग्नीट्यूड को, और ये क्या शो कर दिया डायरेक्शन को। ये क्या बन गया ओवरऑल पूरी तरह से वेक्टर बन गया। तो एक कैप बराबर क्या निकल गया, एक कैप बराबर वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यहां से बन गया। तो ये आप पूरी तरह से घेराबंदी कर लें, हाँ पूरी तरह से घेराबंदी कर ले। बहुत ये है कि क्या होगा यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जैसे आपको अच्छा मैग्नीट्यूड तभी निकालने बताए ही नहीं, समझ गए। तो ये अपना क्या हो गया, हाँ ये पूरी तरह से ये अपना क्या होता है इसको लिख लेते हैं। ये क्या होता है, इसको बोला क्या जाता है वेक्टर, समझ गए। चलिए यहां तक नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सर समझते हैं कि नोट में क्या कि आई जे के क्या होता है। अब देखिए आई जे क्या होता है ये भी समझते हैं कि आई जे के एक यूनिट वेक्टर है, समझ गए। याद रखिएगा आई जे के क्या है एक यूनिट वेक्टर है। तो कभी कभी आप देखिएगा लिखा रहेगा इस तरह भी लिखा रहेगा, हाँ जे इस तरह भी लिखा हुआ रहेगा, हाँ तो इससे बकाना नहीं है, या वेक्टर भी लगा हुआ रहता क्योंकि यूनिट वेक्टर पर तो कैप रिप्रेजेंट करता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। आप तो आई जे ऐसे भी लिखा हुआ तो वो यूनिट वेक्टर ही लिखा हुआ है। यूनिट वेक्टर बोले तब पर भी, नहीं बोला तब पर भी यूनिट वेक्टर ही है वो, हाँ तो वो यूनिट वेक्टर इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1 हो गया। अब वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के क्या होता है एलोंग होता है। जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर आई को ही किया इसी तरह रिप्रेजेंट किया कि जैसे मान के चलिए यहां से अगर चलते हैं तो यहां से यहां तक जा रही दूरी बहुत ज्यादा है, हाँ इन्फिनिटी तक गया हुआ है। तो मान के चलिए कि यहाँ वेक्टर तक हम लिखना चाहते हैं, इसका यहाँ तक का क्या लिखना चाहो, यहाँ एरो दिया हुआ होता, यहाँ तक का हम वेक्टर लिखना चाहते हैं। तो क्या होगा ये तो पूरे इन्फिनिटी तक है,
हाँ, तो यहां क्या होगा कि मान चलिए यहां पर 5 यूनिट होगा कुछ। हाँ, तो ये तो मैग्नीट्यूड को शो कर दिया, बट इसका डायरेक्शन कौन देगा? वही आई वेक्टर आ जाएगा। समझ गए? तो इसीलिए आई को क्या बोला है, तभी तो वेक्टर बन पाएगा कि यहां तक का 5 यूनिट, तो 5 यूनिट तो मैग्नीट्यूड हो गया, बट डायरेक्शन देने के लिए यूनिट वेक्टर को आना पड़ता है। इसीलिए बोला है कि एक्स एक्सिस के अलोंग जब भी यूज करेंगे तो हम लोग क्या यूज करेंगे? आई वेक्टर को यूज करेंगे, जो अपने आप में क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। इसी तरह अगर इसका वेक्टर लिखना चाहते हैं तो जे को लाएंगे, अगर इसी तरह इसका वेक्टर लिखना चाहेंगे तो के को लाएंगे। तो आई जे के समझ में आ गया कि ये यूनिट वेक्टर को ही प्रेजेंट करता है, जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग करता है। क्यों करता है ये भी आपको बता चुके हैं। हाँ, कि मैग्नीट्यूड तो पता रहेगा, लेकिन डायरेक्शन एक्स एक्सिस को कौन देगा? आई, वाई एक्सिस को जे और जेड एक्सिस को के। समझ गए? अच्छा, अब क्या करते हैं कि एक पॉइंट लेते हैं स्पेस में। हाँ, स्पेस में ऐसे, ये जो पॉइंट है स्पेस में ऐसे लटका हुआ है, 3D में है, 2D में ये पॉइंट नहीं है, ये 3D में पॉइंट है। तो 3D में मान चलिए एक पॉइंट पड़ा हुआ है। हाँ, तो उसको मान लिए एक्स, वाई और जेड। हाँ, और एक अपने आप को, इसको जिसका नाम दिए हैं ए वेक्टर, इसको मान लिए ओपी वेक्टर को क्या बोले हैं? ए वेक्टर। तो ए वेक्टर मान लिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो तुम लोग कंफ्यूजन में आ गया कि अच्छा, अगर स्पेस में कोई पॉइंट रहेगा तो उसको आई जे के बोल देंगे। हाँ, तो बोल देंगे। तो जब हम आगे का लेक्चर या कल का लेक्चर जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छा तरीका से क्लियर हो जाएगा कि स्पेस में कोई भी पॉइंट को हम वेक्टर बोल सकते हैं ओरिजिन से ज्वाइन कर। हाँ, जैसे स्पेस में मान चलिए लिखा हुआ है 2, 3 और -5, तो आप इसको वेक्टर बोल सकते हैं। हाँ, आप इसको वेक्टर बोल सकते हैं क्या? 2i प्लस 3j और -5 के। हाँ सर, आपको अगला क्लास में अच्छा तरीका से समझा दिया जाएगा कि कैसे वेक्टर बन जाता है, ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं, बहुत अच्छा तरीका से बताएंगे कैसे। फिलहाल आप याद रखें कि स्पेस में भी कोई भी पॉइंट के साथ आई जे के लगा देंगे, उसका प्लस रहेगा तो प्लस के साइन के साथ, माइनस रहेगा तो माइनस के साइन के साथ हम लोग लगा सकते हैं। क्लियर है? तो इसी तरह ए को मान लिए, तो वी कंसीडर अ वेक्टर ओपी वेक्टर जिसका नाम दिए हैं ए वेक्टर, वो क्या बन गया? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। क्लियर है? अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग सीखते हैं कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं कैसे। हाँ, तो देख रहे हैं जो आई जे और के का कोफिशिएंट है उसका अंडर रूट में क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। समझ गए बात को? उस पर क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या आ जाता है? और मैग्नीट्यूड, कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना रहेगा तो क्या करेंगे? मॉडुलस के अंदर उसको डाल देंगे। उससे क्या पता चलेगा कि इसका हम मैग्नीट्यूड लिखने जा रहे हैं। याद रखिएगा हाँ, कि कोई भी वेक्टर का आई जे और के का कोफिशिएंट का क्या करते हैं? अंडर रूट में स्क्वायर कर देते हैं। क्लियर है? हाँ, अब देखिए अब क्या सीखते हैं नाउ। अब हम लोग सीखते हैं कि अब क्या करते हैं, जो ए वेक्टर है बाबू, हाँ, जो ए वेक्टर है इसका भाई यूनिट वेक्टर निकालना सीखते हैं। तो आप अभी फॉर्मूला को डिराइव करके लाएं कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला जो होता है वो ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आता है। अभी करके डिराइव करके लाए थे। अच्छा, तो बताइए कि अपना जो है ए वेक्टर क्या है? एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस क्या है? जेड के, और डिवाइडेड बाई ये कर दें, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ए वेक्टर का? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसा होगा। ये अपना क्या बन गया? यूनिट वेक्टर बन गया। कैसे वो देखिए अलग से करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको देखिएगा, तो एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर आई, ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहां क्या लिख सकते हैं? वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर जे वेक्टर। हाँ, और यहां क्या लिखा सकता है? जेड डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहां क्या लगा सकते हैं? के वेक्टर, ऐसा लगा सकते हैं। अच्छा, इसको हम क्या बोल रखे हैं कि यही अपना क्या है? यूनिट वेक्टर है। हाँ, क्या होता है यूनिट वेक्टर? वेक्टर डिवाइड, जो वेक्टर लिखा हुआ है उसका मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड कर देते हैं तो इसको क्या बोला कि ये अपना क्या है? यूनिट वेक्टर है। ये अपना यूनिट वेक्टर है। अच्छा, तो आप मान रहे होंगे कि अच्छा भैया कि ये अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। हाँ, और अभी बताएं कि मैग्नीट्यूड का आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट का स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे, तो मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो अगर इसको मैग्नीट्यूड इसका अगर 1 हम ला देते हैं, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर भी अपने आप में क्या है? वेक्टर ही है। तो अगर इसका यूनिट हम 1 ला देते तो तुम मान लो कि ये यूनिट वेक्टर है। तो हम लोग अब चेक क्या करते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है या नहीं, चेक करते हैं। नोट कर लीजिएगा आप लोग। हाँ, तो चेक करते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है या नहीं। हाँ, तो नाउ वी चेक
नाउ वी चेक, हाँ हम लोग चेक करना स्टार्ट करते हैं क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ, हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, हाँ यूनिट वेक्टर, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट, हाँ आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, हाँ तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका जब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट से सिर्फ ये बाहर आएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा के स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी हाँ जेड स्क्वायर, सही है ना। अच्छा अब यहां से एलसीएम ले लेंगे, हाँ क्या ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ऊपर भी क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1, तो क्या हो गया इसके मतलब क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। हाँ तो इस बात को और भी साबित करता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी आप निकालिएगा तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 ही आएगा। हाँ नोट कर लीजिए। अच्छा सर, हाँ सर देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं, क्या बोल रखा है ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 2k, यानी कि 2 1 2 क्या होगा स्पेस में पॉइंट होगा, हाँ इसका पॉइंट 2 1 2, हाँ उससे मतलब नहीं है। अपने इसका क्या निकालते हैं मैग्नीट्यूड पहले निकालते हैं, हाँ इसका क्या निकालते हैं मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, यानी क्या आ जाएगा 3, हाँ मैग्नीट्यूड आ गया 3। अब हम लोग निकालते हैं इसका ए कैप, हाँ तो ए कैप इसका क्या हो जाएगा वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ये हो जाएगा, तो इसका मतलब वेक्टर क्या है 2i प्लस जे और प्लस 2k और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, तो इसके बाद क्या लिख सकते हैं 2/3i 1/3j और 2/3 क्या आ जाएगा k, ये अपना क्या आ गया ए कैप, समझ गए। अच्छा अब मान के चलिए अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, तो इसका अगर ये ए कैप है इसका वेक्टर का देख रहे हैं मैग्नीट्यूड कितना आया है 3, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 आना चाहिए, हाँ तो देखते हैं इसको भी चेक कर लेते हैं हाँ कि इसका मैग्नीट्यूड 1 आता है या नहीं, तो क्या निकालते हैं ये, तो क्या आ जाएगा 4/9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4/9, यहाँ क्या हो जाएगा 1/9 और यहाँ क्या हो जाएगा सर 4/9 का क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो क्या आ जाएगा ऊपर क्या आ जाएगा 4 1 4 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा कितना 9/9 1 आ गया। हाँ तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा हमेशा 1 होगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है आई जे के का कोफिशिएंट का अंडर रूट का क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, यूनिट वेक्टर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्लियर है यूनिट वेक्टर सर। अच्छा अब देखिए कि कभी भी अगर लिखा रहेगा वेक्टर b इक्वल टू m टाइम्स वेक्टर a, तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा वेक्टर b m टाइम्स ऑफ वेक्टर a, और वेक्टर b का डायरेक्शन क्या है वेक्टर a, हाँ तो एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b अलोंग टू a, इसके मतलब भी वही होता है जैसे वेक्टर b इक्वल टू क्या होता है m टाइम्स ये लिख रखा है, हाँ ये, तो इसका मतलब क्या हो मैग्नीट्यूड दोनों तरफ लगा देते हैं, तो क्या होता है कि मॉडुलस के अंदर कोई भी कांस्टेंट आता है तो वो बाहर आ जाता है, हाँ और इसके अंदर इसका क्या हो जाएगा 1, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो है ये तो क्या था ये सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा था, ये क्या कर रहा था डायरेक्शन को शो कर रहा था, तो मैग्नीट्यूड जो डायरेक्शन के साथ जो यहाँ पे सिर्फ यूनिट वेक्टर के साथ जो लिखा रहता है वो क्या होता है मैग्नीट्यूड, तो वही शो करता है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना आया है सिंपल m आया है। हाँ अच्छा देखिए एक क्वेश्चन किया हुआ लिखा हुआ है, हाँ क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि फाइंड अ वेक्टर अलोंग b, हाँ यानी क्या बोल रहा है b के अंदर क्या निकालना है, b के अलोंग क्या करना है एक वेक्टर निकालना है, समझ गया b के अलोंग क्या करना है a के अलोंग क्या करना है एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए 4 यूनिट, यानी कि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि कोई b वेक्टर आप बताइए, हाँ कोई भी वेक्टर बताइए जिसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट होता हो, समझ गए जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 4 यूनिट और उसका डायरेक्शन इसके डायरेक्शन के अलोंग होना चाहिए। हाँ तो हम मानते हैं सॉल्यूशन करते हैं कि लेट वी कंसिडर अ वेक्टर b, समझ गए एक वेक्टर b को क्या करते हैं हम लोग मानते हैं, तो वेक्टर b कैसा है बाबू इसका मैग्नीट्यूड कितना है 4 यूनिट, हाँ तो 4 लिख देते हैं 4, और इसका डायरेक्शन किसके अलोंग होना चाहिए a, तो डायरेक्शन देने के लिए कौन आना पड़ेगा यूनिट वेक्टर आएगा जिसके अलोंग है उसका क्या आना चाहिए यूनिट वेक्टर, तो क्या लगा लेते हैं यहाँ एक कैप लगा लें, तो यही अपना हो जाएगा आंसर। हाँ लेकिन इसको सॉल्व करते हैं, अपना रियल में आंसर ये हो गया कि 4 टाइम्स, हाँ तो ये वेक्टर का देखो ना इसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा जिससे मॉडुलस दो लो, तो इसका तो हो जाएगा 1 जो m करके दिखाए थे, हाँ उसी टाइप का है, तो क्या आ जाएगा यहाँ कि 4 ऐसे कर सकते हैं वेक्टर a डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये,
कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 2i प्लस जे और माइनस 2k और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हाँ मैग्नीट्यूड इसका देखिए ना 4 1 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 8/3 कर सकते हैं, 8/3i प्लस 4/3 जे हो जाएगा और यहाँ से कितना -8/3k। अब देखिए इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालने जाइएगा तो वो 100% 4 होगा क्योंकि b वेक्टर है ना, इसका पहले बोला था। हाँ तो इसका भी देखिए मैग्नीट्यूड निकालते हैं, b का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 64/9 आ जाएगा, 16/9 और यहाँ पर भी 64/9 हो जाएगा। ये माइनस नहीं होगा, स्क्वायर हो जाएगा ना बशर्ते, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ तो 9 आ गया और 64 कितना हो गया 128 128 और 16 144 नहीं कितना होता है ऊपर कितना हो जाएगा 64 128 और 16 कितना हो जाएगा 14 3 1 4 1 4 हाँ 44 हो जाएगा ना 144। तो कितना आ जाएगा 12/3 बाहर निकल कर आ जाएगा। देखो ना इसका 12 इसका 3 तो देखिए 4 आ गया, तो पहले ही बोल रखा था 4। हाँ चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर इस क्वेश्चन को पहले दोनों क्वेश्चन को क्या कीजिएगा खुद से ट्रैक कर लीजिएगा, इसके बाद मेरा सॉल्यूशन मिलाइएगा। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रखा है कि फाइंड द वेक्टर अलोंग ये, यानी कि फिर से बोला है क्या वेक्टर निकालने के लिए इसी के अलोंग। अवर बोला है कि एंड मैग्नीट्यूड इज 4 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, इसका वेक्टर का इस वेक्टर का 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड है, यानी कि जितना इसका होगा मैग्नीट्यूड उसका 4 गुना होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा मानते हैं लेट वेक्टर बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स वेक्टर ए, यही आंसर हो गया। समझ गए, इसका 4 गुना और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का क्या हो गया 4 गुना हो गया। उसमें क्या बोला था पिछला क्वेश्चन में सिर्फ 4 बोला था कि 4 ही यूनिट होना चाहिए, इसमें 4 गुना बोला है। तो यही आंसर हो जाता, क्या आ जाएगा 4, यहाँ क्या लगाते हैं 2i प्लस जे और माइनस 2k, यानी कि अपना आंसर क्या हो गया 8i प्लस 4j और माइनस 8k। हाँ ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। हाँ इसी का देखिए सेकेंड मेथड कैसे सोचा जा सकता है। सेकेंड मेथड कि इसका बोला है 4 गुना, हाँ यानी कि 4 गुना इसका बोला है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 है ना, तो इसका 4 गुना माने आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए 4 गुना ज्यादा होना चाहिए। तो इसका 3 है तो इसका 4 गुना क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 4 12 हो गया ना। तो मानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा √4 + 1 + 4 यानी क्या हो जाएगा 3। तो 4 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर कितना हो जाएगा 3 × 4 यानी क्या हो जाएगा 12 यूनिट। यानी बी वेक्टर ऐसा बताना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 12 यूनिट होना चाहिए। तो लेट मान लेते हैं बी वेक्टर इज इक्वल टू 12 ए कैप मान लें इसी का डायरेक्शन में। हाँ तो पिछले जैसा सॉल्व कीजिएगा तो यही आंसर आ जाएगा, समझ गए। अच्छा अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको तो जरूर ट्राई कीजिएगा खुद से। हाँ जीमेंस में पूछ रखा है ये क्वेश्चन। हाँ क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी हाँ फॉर विच वेक्टर ए रिप्रेजेंट अ यूनिट वेक्टर, यानी कि ये वाला जो है ये क्या शो कर रहा है यूनिट वेक्टर को। हाँ तो बोला है कि p का वैल्यू क्या होगा। हाँ तो लिख देते हैं वेक्टर a इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं pi प्लस pj और प्लस pk 4 यूनिट वेक्टर। इसको क्या बोल रखा है कि यूनिट वेक्टर है, तो 4 यूनिट वेक्टर, हाँ 4 यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यूनिट वेक्टर बोल रखा है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इस तरफ से p² + p² + p² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ कितना हो गया √3p² इज इक्वल टू क्या हो गया 1। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3p² इज इक्वल टू 1, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +- 1/√3 हो जाएगा। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर देखिए इस क्वेश्चन को, ये एक थ्योरी माने प्रॉब्लम नहीं, ये दोनों एक प्रॉब्लम नहीं है, एक कंसेप्ट है। हाँ जो एक क्वेश्चन के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग सीखते हैं। पूछ क्या रहा है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू अ गिवन प्लेन, बोल रखा है एक प्लेन पर कितना यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर हो सकता है। तो वेक्टर हो या यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर इसलिए बोला है ताकि मैग्नीट्यूड उसका क्या हो छोटा हो। हाँ वेक्टर भी बोल रखता था, हाँ मैग्नीट्यूड छोटा रखने के लिए ऐसा बोल रखा है। हाँ तो कितना हो सकता है। हाँ तो मान के चलिए कि सर आपको दिखाते हैं, फिल करवाते हैं। हाँ कि जैसे मान लीजिए दिख रहा है आपको, हाँ ये क्या है एक प्लेन है, समझ गए, ये क्या है एक प्लेन है। हाँ तुम लोग बच्ची को मत देखना, हाँ लोग कॉपी दिखा रहे, कॉपी को ही देखना। कितना देख रहा है बच्चा, क्यूट क्यूट बेबी है, दोस्ती उस्ती करेंगे। हाँ ऊपर क्या लिखा हुआ
अच्छा, सौम्या का कॉपी है। हाँ, सौम्या भी देख रही है, पता नहीं पढ़ रही है कि नहीं। देख रही कि अच्छा मेरा नाम ही लिखा हुआ है। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं, हमारा मजाक तो बाद में करेगा। हाँ तो क्या होता है कि ये क्यूट बेबी दिख रहा है, ये क्यूट बेबी जिस प्लेन पे है, हाँ दो क्यूट बेबी जो प्लेन पे है, तो किसी चीज पर, हाँ अगर कोई चीज पे बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, हाँ कोई फर्श पे, हाँ ये फर्श हो गया, ये छत हो गया, हाँ ये बोर्ड हो गया, ये पूरे मान के चलिए क्या है, अपना प्लेन है। समझ गए, ये क्या है, अपना प्लेन है। तो किसी भी प्लेन पे, हाँ पूछ रहा है कितना यूनिट वेक्टर क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है। हाँ ये देखिए, ये यूनिट वेक्टर मानते हैं, इस पेन को क्या मानते हैं, यूनिट वेक्टर मानते हैं। तो ये पेन इस पे परपेंडिकुलर हुआ, परपेंडिकुलर है ये, तो एक परपेंडिकुलर ये हो सकता है। और भी देखिए आपको शिफ्ट करते हैं, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये सब भी क्या है, परपेंडिकुलर तो है प्लेन पे। हाँ तो क्या सब यूनिट वेक्टर हो जाएगा, नहीं, ये सब पैरेलली क्या करते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे पहले इसको ही बता देते हैं कि फ्री वेक्टर क्या होता है। हाँ कि इफ अ फ्री वेक्टर इज शिफ्टेड इन अ स्पेस, हाँ इट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन सेम। हाँ आप कोई वेक्टर को क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली। हाँ जैसे मान के चलिए जो ये वेक्टर है, ये जो वेक्टर है और ये वेक्टर दोनों सेम वेक्टर है। हाँ एक प्लेन पर दोनों क्या है, सेम वेक्टर, क्योंकि इसका डायरेक्शन सेम है, इसका मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड तो 1 बोल रखे हैं, इसका मैग्नीट्यूड सेम है, इसका इफेक्ट भी क्या पड़ेगा, सेम ही पड़ेगा। तो एक प्लेन पर मात्र दो वेक्टर जो हो सकता है, क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है। एक वेक्टर तो ये हो सकता है और एक इसके जस्ट इसी से पीछे। हाँ जैसे आपको अगर डायरेक्शन अभी इसका ये है और एक वेक्टर ये, हाँ दो वेक्टर इस पर क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है। इसको थोड़ा सा भी हल्का सा, और ये वेक्टर सब सेम है। हाँ क्या पैरेलली हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर को शिफ्ट करते हैं। हाँ तो ये और ये दो वेक्टर हो गया। हाँ यानी कि अगर मानते हैं ये वाला आई वेक्टर है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस आई वेक्टर हो जाएगा। हाँ तो एक प्लेन पर दो ही परपेंडिकुलर वेक्टर हो सकता है, समझ गए, एक यूं और एक यूं। अब इसका हल्का सा भी ऐसे खींचिएगा तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, समाप्त हो, क्योंकि प्लेन एक फिक्स होता है। प्लेन क्या होता है, आप इसको मूव नहीं कर सकते। प्लेन क्या होता है, आप फर्श पे खड़ा है। हाँ 3D के अंदर प्लेन एक चैप्टर ही पढ़ेंगे हम लोग, समझ गए, 3D के अंदर एक प्लेन चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं, तो उस पर आप ज्यादा डिटेल बात करेंगे। कितना होगा, मात्र दो वेक्टर। देखो यही बोर्ड को, व्हाइट बोर्ड को क्या लेते हैं, प्लेन लेते हैं। ये वेक्टर देखो ये ऐसे हो जाएगा, ये वेक्टर। हाँ और एक इसके पीछे से जो ऐसे आपको दिखाई देगा, इसका डायरेक्शन हाँ दो हो सकता है। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 2 वेक्टर। हाँ एक अगर मानते हैं के वेक्टर, तो एक क्या हो जाएगा, माइनस के वेक्टर। हाँ अब बोल रहा है लाइन के साथ कितना हो सकता है, थोड़ा सा पेन दीजिएगा तो। अच्छा यहाँ बोल रखा है कि एक मान के चलिए ये एक स्ट्रेट लाइन है। हाँ बोल रखा है एक लाइन के साथ कितना यूनिट वेक्टर हो सकता है, समझ गए। तो मान के चलिए ये एक परपेंडिकुलर दिख रहा है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। इसको हल्का क्या करते हैं, इसको मूव ऐसे कर दें, तो क्या परपेंडिकुलर खत्म हो गया, देखिए दिख रहा है आपको, क्या परपेंडिकुलर प्रॉपर्टी इसका खत्म हो गया, नहीं है ही है। इसके साथ नीचे भी कर दो, हाँ क्या परपेंडिकुलर है ही है, क्योंकि इसको चारों बगल प्लेन के अबाउट क्या हो सकता है, मूव कर सकता है। प्लेन के अबाउट चारों बगल मूव नहीं कर सकते, प्लेन पर थोड़ा सा भी मूव ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से उठ गया, इनक्लाइनेशन हो गया। जबकि यहां पर इसको हल्का ऐसे मूव करो, कहां हुआ, तो इसका क्या हुआ, चारों बगल इसका क्या हुआ, डायरेक्शन बदल रहा है, तो इसका क्या रन क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। यहां पर इन्फिनाइट वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर है। अच्छा अब देखिए समझते हैं क्या फ्री वेक्टर, इफ अ वेक्टर इज शिफ्टेड इन अ स्पेस। हाँ स्पेस में मान के चलिए कोई क्या है, वेक्टर है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन सेम। अगर इसको क्या करते हैं, शिफ्ट भी कर देते हैं, एक वेक्टर यहां पड़ा हुआ, इसको क्या करते हैं, ऐसे पड़ा हुआ, इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिए, समझ गए। तो इसका डायरेक्शन और इसका जो भी इफेक्ट होगा, अगर वो सेम रह जाता है, तो इस टाइप को वेक्टर को क्या बोला जाता है, फ्री वेक्टर। हाँ यहां लिखा हुआ डायरेक्शन रिमेन सेम, इट गिव्स द सेम फिजिकल इफेक्ट। जो फिजिकल इफेक्ट यहां दे रहा, वही फिजिकल इफेक्ट क्या हो रहा, बाद में भी दे रहा, पैरेलली शिफ्ट करने के बावजूद भी। हाँ जैसे मान के चलिए ए वेक्टर है और ये क्या है, वेक्टर, देन हाँ मान चलिए इसको शिफ्ट क्या करनी, ए वेक्टर तो यहाँ है, और इसको देखो पकड़ कर क्या लेते आ गए, इसको देखो इस पकड़ के ला रहे हैं। हाँ देखना, इसको ऐसे उठाएं और इसको ऐसे लाएं और यहाँ पे मिला दिए, बी वेक्टर, समझ गए। यहाँ क्या बन गया, बी वेक्टर। देखता है पैरेलली हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, तो इस टाइप को वेक्टर क्या बोला जाता है, फ्री वेक्टर। और जिस वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, उसको बोला जाता है लोकलाइज्ड वेक्टर। चलिए आगे करते हैं। हाँ सर, तो आपको बता रखे थे कि लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है, जो हम लोग क्या करते हैं, स्पेस में पैरेलली शिफ्ट
नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है, लोकलाइज्ड इफेक्ट भाई साहब। इक्वल वेक्टर क्या हो सकता है, दो वेक्टर इक्वल तभी हो सकता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम हो, उसको क्या बोला जाता है, इक्वल वेक्टर। जैसे देख लीजिए ए वेक्टर इक्वल टू x1i y1j और z1 के हैं, और x2i y2j और z2 के हैं, दोनों बराबर होने का मतलब क्या है कि i का i कोएफिशिएंट बराबर होना चाहिए, क्योंकि i एक डायरेक्शन है और यहाँ भी i डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड सेम। हाँ, तो x1 बराबर x2, y1 बराबर y2 और z1 बराबर z2। नोट कीजिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर देखिए एक क्वेश्चन को, क्या बोल रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y व्हेन टू वेक्टर्स a एंड b आर दिस एंड दिस। हाँ, दो वेक्टर दे रखा है तो दोनों को बराबर कर दिए। हाँ, तो फॉर इक्वल वेक्टर में क्या होगा कि देयर फोर x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 1 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 3 के है और यहाँ भी क्या है, 3 के है। इसका मतलब क्या, यहाँ पर अगर कांस्टेंट लिया तो यहाँ पर भी कांस्टेंट क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। अगर मानते हैं यहाँ पर 2 के अगर आ जाता तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा इस तरफ जाकर, और एक क्या आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ से y माइनस 2 इस तरफ से क्या आ जाएगा 2x प्लस 1। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई, इसको इस तरफ भेज दी। हाँ, तो ये इस तरफ आएगा क्या आ जाएगा -3, इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं क्या 1। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल सोल्व नहीं कर लीजिएगा। हाँ, दो इक्वेशन दो वेरिएबल आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा -5 और y का वैल्यू क्या आ जाएगा -7। हाँ सर, तो आज का क्लास यहाँ तक ही रहने दीजिए। हाँ सर, तो आप लोग सर आज का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, एक दो कंसेप्ट क्लास का जो रहेगा कंसेप्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। हाँ, कि क्या कैसे होता, इसमें भी सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट था वो था अपना यूनिट वेक्टर। हाँ सर, नोट कीजिए, अच्छा से नोट करिएगा। हाँ, फेयर बना लीजिएगा और बार बार पढ़ते रहिए। सर आपको बार बार बोला जा रहा है कि शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। हाँ, कुछ भी ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पर कंसेप्चुअल पढ़ते जाइएगा तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, समझ गए। तो आप अच्छा से पढ़िए सर। हाँ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।